आपका स्वागत है। क्या क्या ये माना जाए कि अब बसपा का रोल कोई प्रभावी रोल इस तरह का नहीं रह गया है? जहां तक कल एक सूचना आ रही थी कि लगातार कि निशंक जी को महेंद्र जी की तरफ से ऐसा मैसेज आ रहा था बसपा सुप्रीमो की तरफ से कि वो कहीं ना कहीं निशंक को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन बसपा द्वारा इस 24-48 घंटों में पलटी लगाना, तो क्या इशारा ये सब कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो के ऊपर दबाव है कि वो चाहकर भी कोई और इस तरह का क्रांतिकारी स्टेप नहीं ले सकती कि वो कांग्रेस से अलग अपने आप को दिखा सके? उस पर दबाव है क्या आप मानते हैं? नहीं, दबाव क्या, अब उनकी तो पॉलिटिक्स फिलहाल 5 साल की दबी खत्म ही है मायावती की। उत्तराखंड में वो कमज़ोर पड़ी रही हैं, तो वो एक बार तो खैर चाहेंगे कि उनके अगर एक आध मिनिस्टर बन जाए तो शायद मजबूत हो जाए, लेकिन ऐसी संभावना कम है। अगर विधायक आएंगे तो वो पार्टी छोड़ के ही आएंगे, क्योंकि अब 33 तोड़ना है, 3 है, अगर एक भी चाहे तो आ सकता है। पांडे जी, क्या लगता है कांग्रेस क्या चाहिए? क्या विधायक कांग्रेस को ज्वाइन करे, पार्टी का हिस्सा बने? देखिए, ऐसा है कि ये साधारण बात नहीं है, इस पर विचार व्यक्त करना बड़ा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कांग्रेस के पास में कांग्रेस बहुत अच्छा करती, 70-80 के आसपास में उत्तर प्रदेश में लेती और कंफर्टेबली सरकार यदि पंजाब में बनाती और उत्तराखंड की में भी स्थिति ऐसी होती, तो कांग्रेस बड़ा कदम जो है वो ठोस ढंग से रखती। अभी कांग्रेस के पास में ठोस ढंग से कदम रखने के पीछे कई ठोस ढंग से कदम नहीं रख रही है। इसके पीछे जो है आगामी बजट भी है, केंद्रीय बजट भी है, ये सबको हिसाब में कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी है। पंजाब और उत्तर प्रदेश और गोवा भी, उत्तराखंड की स्थिति जो है हम असेंबली की ओर है, तो ऐसे में इसका बड़ा दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं। और उसके लेकिन एक चीज़ है पंडित जी, जिसमें इसमें तो ये स्थिति तो है खैर कि अगर बीजेपी को भी अभी राज्यपाल महामहिम अगर बुला लें तो बीजेपी भी बना ले जाएगी। ऐसा नहीं है, बार्गेनिंग ही नहीं, लेकिन नहीं, वहाँ पर बीजेपी के साथ राज्यपाल का रोल महत्वपूर्ण नहीं, राज्यपाल का ही रोल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी प्री पोल सर्वे आए हैं वो सर्वे झूठे साबित हुए? आखिर क्या कारण रहा? कौन से ऐसे फैक्टर थे? क्या खंडूरी का दोबारा आना 31 सीटों तक पहुंचाया? और पहुंचाया तो फिर खंडूरी खुद क्यों पीछे रह गए? क्या मानते हैं आप? खंडूरी जी को दोबारा ला करके जिस तरीके से भाजपा ने प्रचार किया कि खंडूरी बहुत जरूरी है, ये उनकी मेरे लिए हिसाब से ठीक नहीं था, वो इनके लिए गलत था। केवल कांग्रेस की कमी, कांग्रेस की गलत रणनीति से, और कुछ जगह पे ये फैक्टर हुआ कि विधायकों के प्रति आक्रोश था। तो क्या वाजपेयी जी दोबारा वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के जब 5 साल चलने के बाद जब दोबारा वो इलेक्शन में गए तो एक फील गुड फैक्टर था, तो क्या ऐसे फील गुड फैक्टर आप ये मानते हैं कांग्रेस के अंदर था जिसने कि कांग्रेस को 40 से 32 में सीमित कर दिया? देखिए, कांग्रेस का फील गुड वाला फैक्टर जो है, कांग्रेस ने ऐसा कहा नहीं है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है और न देखा है न सुना है। तो कांग्रेस को ये विश्वास था, कांग्रेस को विश्वास था, एक तटस्थ होने के नाते मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के विश्वास था कि वो आराम से पंजाब निकाल लेगी, उत्तराखंड निकाल लेगी और उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन जो है ठीक रहेगा, मिजोरम निकलेगा। गोवा में जो हश्र हुआ है वैसी संभावना नहीं थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में जो स्थिति कांग्रेस को अभी दिखाई पड़ रही है उसको धरातल दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे सर्कमस्टांस में, क्योंकि देखिए कांग्रेस को उत्तराखंड भी जरूरी है, कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश भी जरूरी है, पंजाब भी जरूरी है, बिहार भी जरूरी है, इससे ज़्यादा जरूरी अभी है 3 फैक्टर्स जो हैं। नंबर 1, 16 मार्च से आम बजट आने हैं, उसके बाद में FDI का मामला फंसा हुआ है, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये पास कराने हैं, रिपोर्ट आनी है। कहीं ना हम मुद्दे से ना भटक के अगर क्षेत्रीय उस पर बात करें तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस दुविधा में है? क्या कांग्रेस का अस्त्र यहाँ फेल क्यों है? भीतरघात बहुत हुआ है यहाँ, नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये भाजपा की जो 5 वर्ष की कार्यशैली थी, उस कार्यशैली को भजाने का प्रयास नहीं किया, उसके भ्रष्टाचार को, उसके कई ऐसे मामले उभरे हुए हैं,
स्टडिया कांड को नहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लगातार आरोप लगे मुख्यमंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर ही नहीं मंत्रियों पर भी कई पर आरोप लगे हैं हुए हैं कई। तो ऐसे से उसको जनता के पास में ये जा कर के समझाने में लगता है कि असफल रहे हैं और इसके कारण जो है इस हद पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये है कि ये जो यदि क्या कहते हैं इसको, इनके अपने लोग यदि धोखा नहीं देते तो उसके बाद में कांग्रेस आज 40 के आसपास में होती। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में निशंक के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ? कहाँ तो वो जब गडकरी के सर्वे कहते थे जब वो चुनाव लड़ाएंगे तो वो जो 20-22 से लेकर 18-20 तक सीमित रह जाएंगे और कहाँ 31 सीट तक पहुंचे। और उनके जितने भी उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, चाहे वो खंडूरी जी रहे हो, चाहे प्रकाश पंत रहे हो, त्रिवेंद्र रावत रहे, वो सब एक साथ चित हो गए। ऐसा अनोखा उदाहरण आपको क्या राजनीति में पहले कभी देखने को मिला? देखिए उनमें भी गुटबाजी तो खैर हुई है खूब ज़्यादा। खंडूरी जी का भी जो है गुटबाजी का भी कुछ कारण रहा है। खैर उनके समीकरण कोटद्वार के ठीक नहीं थे, लेकिन आप ये देखें कि भ्रष्टाचार जीता और लोकपाल हार गया, जिसके लिए लोग लड़ रहे थे। लोग कहते थे भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचारी था वो पब्लिक स्वीकार कर रही है। बात सही कह रहे हैं ये। देखिए भ्रष्टाचार और माने जीता और लोकपाल हारा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं एक इसमें और थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कर दूं आपको। आपने कहा कि गडकरी जी की रिपोर्ट थी कि 17-18 सीट पर निशंक जी जीतेंगे। उस समय रिपोर्ट में आई थी कि दहाई भी ये नहीं पार कर पाएंगे। तो कहाँ तक 31 पहुंचना? और अब जो है 9 से 16 थे। हाँ 9 से 31 पर खंडूरी जी ने पहुंचाया है। ये सभी को दिख रहा है। क्या इसका श्रेय जाता है? अब अभी दूसरी बात ये हो रही है कि 9 से 31 पर जाते हुए 9 मिला नहीं था। ये प्रोजेक्टेड था कि 9 मिलेगा और ये 31 वास्तविकता है। क्या इसका श्रेय खंडूरी जी को जाता है? श्रेय तो जाना ही पड़ेगा, जाएगा ही श्रेय। 31 पर गया हुआ है, लेकिन श्रेय जाने के पहले एक दूसरा श्रेय भी आप देख लीजिए। जैसे ही कल पूर्व मुख्यमंत्री निशंक साहब डोईवाला में चुनाव जीत रहे हैं और लगभग 4:30 बजे के आसपास में खंडूरी जी का अनाउंसमेंट हो रहा है कि कोटद्वार से हार गए हैं। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को कहना कि यदि मेरी सरकार होती, मेरे नेतृत्व में यदि चुनाव लड़ा गया होता तो मैं 31 पर नहीं, मैं 40 पर कम से कम सीट लेकर के आता। कितना वास्तविकता, कितना धरातल पे ये क्लेम करना? कितना मानते हैं? निशंक जी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि निशंक आप बेहतर मानते हैं कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं। भाई भाजपा का जो हाईकमान का थोपा हुआ नारा था कि खंडूरी जरूरी है, वो तो कोटद्वार की जनता ने बता दिया कि जरूरी नहीं है। वहीं से साबित होता है, सीधी सी बात है। प्रोजेक्टेड और वर्तमान सीएम और प्रोजेक्टेड सीएम अगर चुनाव हारता है कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी बात है। सर्वे वास्तविकता में गलत साबित हुए। हाँ सर्वे मानवीय संवेदना सर्वे में से कोई नहीं बता सकता कभी। वो तो गलत होने, वो तो बस आइडिया लगाया, अपना पैसे ले लिए। नहीं, सर्वेक्षण जो है, सर्वेक्षण यदि सर्वेक्षण की तरह किए जाए, कहीं ना कहीं अभी हम ये माने कि अगर अब जो वर्तमान जो स्वरूप, अब आपको क्या लगता है, अब सरकार लगभग 2-1 दिन में सरकार का चेहरा सामने आ जाएगा, तो इस चेहरे में कौन कौन से कांग्रेस के अंदर कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो आपको लगता है कि इसमें नुमाइंदगी जिनकी आने वाले टाइम पे होने वाली है? माने मंत्री में जी। बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे नवप्रभात जी हो गए, प्रीतम सिंह जी हो गए, अब मंत्री प्रसाद नैथानी को भी मैं मान ही लेता हूँ अभी कि वो लोग रहेंगे ही। उसके बाद में कुंजवाल जी हो गए, महारा हो गया। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बहुत सारी दिनेश अग्रवाल एक सब नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिनेश अग्रवाल को भी इस बार मंत्रालय में अच्छी जगह मिलेगी, क्योंकि 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। सीएम को भी हराया था। 10 ही चेहरे जो उस 12 उसमें फ्रेम में फिट हो सकते हैं। अब 9 बचे ना, अब 10 9 या 8 बचे अब जी, क्योंकि निर्दलियों को इन लोगों यशपाल आर्या भी आएंगे, ये सारे लोग बनेंगे तो मंत्री बनेंगे। तो आपको लगता है कि ये इन सब कांग्रेस के पास तो 8 ही बचे ना,
3-4 तो उनको निर्दलियों को और जी, देखो, यूकेटिक देना पड़ेगा। हाँ, निर्दलियों को भी देना पड़ेगा। मतलब आप क्या मानते हैं कि क्या जो इसमें कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज किस तरह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? देखिए, एक बात स्थिति ये हो जाती है कि अब जो मंत्रालय जो बनेगा और सरकार जो बनेगी, वो सरकार कितनी स्थिर रहती है। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि स्थिरता इसको दी जाए। और अधिकांश जगह पर, जैसे गोवा में आप देखेंगे, गोवा की भी स्थिति इसके पहले ऐसी ही थी। चलती रही। हमारे पहले का मानना है कि स्थिरता चाहिए, सरकार कितनी स्थिर हो यह जो है देखने की बात होगी। आखिरकार जो जनता का जनादेश है, जनादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। शायद जनता ये कहना चाहती है कि सरकार स्थायित्व तो दे, लेकिन देने के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो बराबर जो है जनता की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बराबर जनता को जो है जो भी जनता की परेशानियां हैं, दुख है, उसको उसकी तरफ बराबर तवज्जो रखे। इसीलिए शायद ये संतुलन जो है जनता ने पैदा किया है। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। नमस्कार। जनादेश 2012 खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास, उत्तराखंड की आवाम का फैसला। जनादेश 2012।